सुरक्षा बलों की कार्य थी वो आपने देखी है। इसी के साथ अब एनआईए दफ्तर में हलचल काफी तेज हो जाएगी। सुबह से ही वहां पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा चुके थे और जिस सेल में जिस जेल में रखा जाएगा तो वो राणा को उस जेल की भी तैयारियां प्रमुख तौर पर की गई हैं। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है 3 लेयर की सिक्योरिटी है वहां पर इस वक्त देखी जा रही। और उससे पहले की जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि हर किसी को इंतजार था आखिरकार कब मिलेगा इंसाफ, और वो वक्त अब आ चुका है। अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। इतने लंबे वक्त का इंतजार था ये कि तहव्वुर राणा को आखिर कब लेकर आया जाएगा भारत और कब यहां पर तफ्तीश से सवाल पूछे जाएंगे। बेहद से बड़े नाम इसमें शामिल हैं। जो नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और इंसाफ एक एक से बराबर हिसाब किया जाएगा। लश्कर तौयबा का तहव्वुर राणा एक्टिव मेंबर था और जो हेडली है डेविड कोलमैन हेडली, इसने साल 2002 और 2005 तक उसने लश्कर तौयबा के आतंकी कैंप को उसने वहां पर ज्वाइन किया था। उसके बाद वहां से फिर वो वापस लश्कर के कहने पर वो इंडिया आया था, वो भी फर्जी तरीके से एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए, जिसे तहव्वुर राणा ने पूरी तरीके से मदद की थी। तहव्वुर राणा तो उसके बाद वो भारत में मुंबई में वहाँ पर रुका और मुंबई में 11 नवंबर से लेके करीब 21 नवंबर तक के बीच में वो वहाँ पर रुका था। और उसके बाद वहाँ से उसने तमाम मुंबई की उन टारगेट को रैकी किया था, उन टारगेट को जिनको 26/11 यानी कि 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच तक जिन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद तहव्वुर राणा के और कौन कौन से हैंडलर्स हैं, उनके कौन कौन सा स्लीपर सेल है जो अब तक एजेंसी के रडार से छुपा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की एक लंबी चार्जशीट में तमाम जो खुलासा हुआ, जिस तरीके से उन 7 और आतंकियों के नाम शामिल आया, जिसमें साजिद मीर भी है जिसने अब इस वक्त उसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है। इसके अलावा अल काफा और 5 लोग हैं जिसमें हाफिज सईद को लेकर और एक जो आतंकी और इसमें शामिल है। तकरीबन 7 लोग हैं तहव्वुर राणा और हेडली के अलावा। तो इन तमाम लोगों का जो पूरा एक जो डोसियर के हिसाब से और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से और चार्जशीट में जिस तरीके से लगातार अजमल कसाब से जो खुलासा हुआ, उसके बाद अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से भारत की तरफ से तमाम वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिसमें तमाम वो सबूत से एक एक इंसिडेंट को किस तरीके से ब्लास्ट किया गया, किस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, किस रूट से आतंकी मुंबई पहुंचे, 10 लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी गई, किस तरीके से जीपीएस और बाकी टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया, कैसे एक एक जो लोकेशन जो टारगेट है उसके बारे में जानकारी दी गई, ताकि किसी तरह के कोई भी टारगेट में और आतंकी हमले में कोई गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि इनका मंसूबा था हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल यानी कि आतंक को पूरी तरीके से अंजाम देना। 173 लोग मासूम लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है। इसमें मुंबई पुलिस के कई जाबाज ऑफिसर हैं जो शहीद हुए। इसमें अपने शहीद होते हुए उन्होंने अजमल कसाब जो एक आतंकी बच गया था उससे उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने इस पर मुंबई पुलिस के केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। लेकिन उसके बाद साल 2009 में एनआईए सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर इस जांच को हैंडओवर लिया। उसके बाद एनआईए साल 2009 से लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हर एक कड़ी को, हर एक सीक्वेंस को इसमें जो मुंबई के नामी वकील हैं उनसे भी मदद ली गई, क्योंकि वो इस तरफ मुंबई के इस 26 से 11 आतंकी हमले की तरफ से केस लड़ रहे थे। इसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया गया। उसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद साल 2019 साल 2020 के बाद जिस तरीके से 2025 में साल 25 में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक हरी झंडी यानी कि अर्जी को खारिज करते हुए भारत की तरफ अपना रुख दिया और कहा कि यह भारत का मामला है और भारत में ही चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक भारत की बड़ी जीत है। 10 तारीख यानी कि आज गुरुवार के दिन ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि 26 से 11 वो आतंकी हमला है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, क्योंकि इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था। डेविड हेडली को पूरी तरीके से आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। और आपको बता दें कि इस बीच जो दिल्ली के पहाड़गंज यानी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक होटल में भी डेविड जो कोलमैन हेडली है वो आके रुका था। उसके पासपोर्ट का जो खुलासा हुआ था और बाद में ये पता चला कि वो दोबारा भी आया था। लेकिन तहव्वुर राणा जिस तरीके से यहाँ से फरार होकर अमेरिका
अमेरिका में गया और डेनमार्क के साल 2009 में डेनमार्क के एक अखबार के मामले में जब ये लोग टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना चाह रहे थे, उसके बाद FBI की मदद से इनको पकड़ा गया। सेंट्रल एजेंसी NIA की शिकागो टेररिज्म स्क्वाड की टीम की बात करें या फिर हम FBI की बात करें या फिर वॉशिंगटन DC की बात करें, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से भारतीय एजेंसी सेंट्रल एजेंसी NIA को एक बड़ी मदद मिली है और तौर राना को लाने में कहीं ना कहीं इन तमाम अमेरिकन एजेंसीज की भी मदद मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वायुसेना स्टेशन पालम, एयरफोर्स स्टेशन पालम, ये वो गेट है। कुछ देर बाद ये गेट खुलेगा और यहाँ से वो मुख्य साजिशकर्ता कॉन्स्पिरेटर निकलेगा जिसकी 16 साल से इंतज़ार था इंडियन गवर्नमेंट को और तमाम उन परिवारों को जो मुंबई में इस वक्त जो परिवार तौर राना के आने के खबर के बाद भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसे फांसी की सज़ा हो। लेकिन जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूं कि जब तौर राना को यहाँ पर लेके आया जाएगा तो उसके बाद जो एक अमेरिकन जो एक उस फ्लाइट में जो अमेरिका के कुछ जो ऑफिसर्स होंगे वो उसे यहाँ सेंट्रल एजेंसी के हैंडओवर करेगी, जो एक लीगल प्रोसेस है। उसके बाद अरेस्ट मेमो और साथ में फिर तौर राना को ये बताया जाएगा कि आपको साल 2008 के टेरर मॉड्यूल यानी कि 26/11 मामले में दर्ज FIR में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से तौर राना को लेकर इस रूट से, देखिए मेरे पीछे जो मैं आपको रूट दिखाऊंगा, मेरे विजय अंकुश जो लगातार अंकुश शर्मा दिखा रहे हैं हमारे विजय, इस रूट से जो है जो तौर राना को लेके यहाँ से सीधा NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। NIA हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर के, माफ कीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर के एक सेल में रखा जाएगा। जो सूत्रों से अभी तक जानकारी मिल रही है 4 लोगों की टीम बनाई गई इस पूरे पूछताछ के लिए। NIA के हेडक्वार्टर के 3rd फ्लोर पर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कंसल्ट कोर्ट यानी कि NIA का जो कोर्ट है वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब उसे फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर वीडियो कॉलिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोड्यूस किया जाएगा। ये अभी ये चीजें हैं, ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा तौर राना के आने के बाद, क्योंकि इसके बारे में अभी भी सेंट्रल एजेंसीज की जो है वो मीटिंग चल रही है हेडक्वार्टर में। उसके बाद तौर राना की जो कस्टडी है NIA की तरफ से वो ठीक है जावेद, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग लगातार जुड़ी हुई हैं, NIA दफ्तर के बाहर से तमाम अपडेट्स दे रही हैं। मेहंदी, आप सुबह से ही कवरेज कर रही हैं, तमाम हलचल आपने देखी हैं और हलचल ऐसे ही कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मी आज नजर आ रहे हैं। आसपास के आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। महज अब कुछ पल और उसके बाद यहाँ NIA के भी दरवाजे खुलेंगे, एंट्री होगी और इसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वाकई में दिलचस्प होगा वो, क्योंकि इंसाफ के तरफ वो सिलसिला पूरा जाएगा। तो क्या अपडेट फिलहाल आप दे रही हैं, किस तरह की हलचल देखी जा रही है? बिल्कुल पिंकी, सही कहा आपने, क्योंकि जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया है। क्योंकि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ वो बेशक भारत के इतिहास में काले पन्नों पर लिखा हुआ है। आज जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, चाहे वो आम लोग हो या फिर पुलिस वाले, उन सभी को इंसाफ मिलता हुआ आज नजर आएगा। और कुछ ही देर बाद पालम एयरपोर्ट से निकलने के बाद तहव्वुर राणा को NIA मुख्यालय यहाँ पर लेकर आया जाएगा और पूरा ये जो NIA मुख्यालय का जो पूरा इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सुबह से ये इलाका कॉर्डन ऑफ है। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर दिखाएं तो पूरी बैरिकेडिंग इस पूरे जो इलाके में है वो की गई है और लगातार यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो भी की गई है। और बेशक जो अब इंतजार है वो सिर्फ तहव्वुर राणा के यहाँ पर पहुंचने का है। और फिलहाल जो अधिकारियों की जो मीटिंग है वो NIA मुख्यालय में यहाँ पर चल रही है और जो आम जनता है, जो आम वाहन है, उनकी आवाजाही पर पूरी तरीके से यहाँ पर सुबह से ही रोक लगा दी गई है। और अब सिर्फ इंतजार है तहव्वुर राणा का NIA मुख्यालय में पहुंचने का, क्योंकि उसके बाद जो जांच पड़ताल का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले तहव्वुर राणा जैसे ही NIA मुख्यालय मेडिकल टेस्ट उसका यहाँ पर कर और मेडिकल टेस्ट होने के बाद देखिए जो है वो कोर्ट के सामने तहव्वुर राणा की पेशी होगी और उसके बाद जो है वो कोर्ट से कस्टडी तहव्वुर राणा की मांगी जाएगी। और उसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू होगी, जो क्वेश्चनिंग शुरू होगी, NIA के बहुत से सवाल हैं कि इस पूरे आतंकी हमले में किसकी साजिश थी, किस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को जो है वो अंजाम दिया गया, उसको लेकर NIA के बहुत से सवाल हैं। और फिलहाल NIA के मुख्यालय के अंदर अधिकारियों की बड़ी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में लगातार ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि जैसे ही तहव्वुर राणा यहाँ पर पहुंचेगा तो आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी। जैसे ने भी कहा कि पालम मुख्यालय जैसे ही तहव्वुर राणा पहुंचेगा तो वो
होगा। और भारत और कह सकते हैं कि पूरा देश जो है वो फैसला लगाकर बैठा हुआ है, टकटकी लगाकर बैठा हुआ है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्योंकि बेशक बहुत बड़ा दिन आज हम्म। भारत के लिए है। और ये तभी संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात उन्होंने की, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद ही तहव्वुर राणा ने जो एक वहां पर अपील भी की थी, उस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अब तहव्वुर राणा जो है कह सकते हैं फाइनली भारत की धरती पर पहुंच चुका है और लोगों को इंसाफ आज मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण आज के लिए ये दिन होगा। और पालम एयरपोर्ट से कुछ ही समय में या किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में यहाँ पर लेकर आया जाएगा। स्वाट की टीम्स, दिल्ली पुलिस की टीम्स, जितने आर्मी पर्सनल है, सुरक्षा कर्मचारी है, ठीक वो है। सभी वहां पर तैनात है और उसके बाद एनआईए मुख्यालय पहुंचेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। स्लीपर सेल्स की जानकारी आने भी बाकी है, और कौन कौन से वो ठिकाने थे जिनकी रैकी की जानी थी, ये तमाम जो सवाल हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जिनका बाहर आना मुश्किल है, लेकिन उनके जवाब भी ज़रूरी है। ये सिलसिला शुरू होगा, इंतज़ार है बस कुछ और पल, उसके बाद देखना होगा कैसे यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल एक मन में ये भी है कि किस तरीके से अभी तहव्वुर राणा के मन में हलचल चल रही होगी, क्योंकि पहले जब वो आया था तो मंसूबों के साथ यहाँ इस धरती पर कदम रखे थे, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रूह उसकी कांप रही होगी, मन में अजीब सी एक खलबली जो है वो मची होगी। इसको जानना भी बेहद जरूरी और दिलचस्प है। फिलहाल मेहंदी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनसे अधिक जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि लंबे अरसे के बाद ये दिन आया है जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन आखिरकार ये दिन आ ही गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक आगे की रोशनी नजर आती है, एक आगे की उम्मीद नजर आती है कि अगर तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण कर लाया जा सकता है तो और भी ऐसे गुनहगार हैं भारत के, उनका सिलसिला भी ऐसा ही देखा जा सकता है। ये एक उम्मीद जगी है हर उस इंसान के अंदर जिन्होंने अपनों को खोया है कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों के जरिए। तो ऐसे में आप देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महज कुछ ही देर में तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? ये वाकई पिंकी जी बहुत ही बड़ी सफलता है कूटनीतिक स्तर पर तहव्वुर राणा को लाने में हमें 16 बरस लग गए। यह 2008 की घटना है, उसके बाद में एक लंबा समय हो गया है। तो ऐसे अपराधियों को समय रहते हुए सजा मिलनी चाहिए, पर उसमें यह भारत के दबदबे को भी दर्शाता है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, भारत की अहमियत बढ़ रही है। और दरअसल जो शीत युद्ध की मानसिकता थी उससे लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जब 26/11 के जब हमले हुए थे, तब अमेरिका से जो हमें उम्मीद थी वह उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाई। पर अब ऐसा लग रहा है कि नई विश्व परिस्थितियों को देखकर अमेरिका की तरफ से भी हमें सहयोग मिला है और उसका प्रत्यर्पण तुरंत ही कर दिया गया, बहुत अधिक समय नहीं लगाया गया। अब यह भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक चैलेंज है कि ऐसे अपराधियों को कोई बहुत ज्यादा रहम न दिखाकर उनको जल्दी से जल्दी उनका जो जगह होनी चाहिए फांसी का फंदा, वहां तक पहुंचाया जाए। तभी मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है और बड़े तौर पर सबने अपनों को खोया है, और वह भी बिना किसी वजह के। तो यह सारी है आतंकवाद का, मुझे लगता है यही जवाब हो सकता है। तो देखिए पिंकी जी, आने वाले समय में कुछ सुखद ही होना चाहिए। बिल्कुल तेजावत जी, बिल्कुल। और वाकई में लंबा अरसा तो लगा है, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक राह जो है वहां पर रोशनी की किरण जलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब कार्रवाई शुरू होगी, उस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अभी तो देखिए सिलसिला सवालों का शुरू नहीं हुआ है, कार्रवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान ने अपनी सफाई देकर ये पूरी तरीके से बता दिया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल बहुत सारे पाकिस्तान के भी विश्लेषक जो खासकर नीतियों का विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर साबित होता है तो यह पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बहुत ही खराब होगा। और दूसरी बात यह कि यह सब करने से पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ? यहाँ की आम आवाम को मरवा के सीएआई करना क्या चाहती थी, आईएसआई, और वो करना क्या चाहती थी? वो ये साबित करना चाहती थी कि वह कितनी मजबूत एजेंसी है, बस केवल इतना ही ना। पर मुझे लगता है कि इस सब
जो भारत को परेशान करने की नीति के तहत जो जनरल जिया के समय से शुरू हुई, तो उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार पतन के गर्त पर जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था आज संकट में है और भारत से वह कंपटीशन या प्रतियोगिता या उससे लड़ाई जो उसने जो नीति अपनाई। हम्म। बिल्कुल, हम रुक करेंगे तेजावत जी का, लेकिन उससे पहले आपको पल पल के अपडेट्स ज़रूर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज का जो दिन है वे बेहद महत्वपूर्ण है और सभी उन इंसानों की नज़र आज के दिन पर इस हलचल पर टिकी हुई है जिन्होंने 26/11 के हमले में अपनों को खोया था। और आज ऐसे में जब अपनी सरजमी पर तहुवर राना के कदम पड़ते देख रहे हैं तो उनके मन में ये आस जग रही है कि अब यहाँ पर इंसाफ होगा और सज़ा यहाँ तहुवर राना को दी जाएगी और बहुत से खुलासे होंगे और उन लोगों तक भी हाथ पहुँचेंगे कानून के और सरकार के जो लोग इसमें शामिल थे, और चाहे वो कहीं पर भी आज छिपे बैठे हो उनका प्रत्यर्पण भी किया जाएगा, उनको भी खींचकर जो है वो भारत की सरजमी पर लाया जाएगा। इसी उम्मीद में है तमाम वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया था उस हादसे में, उस ब्लास्ट में। और उसके बाद ये जो तमाम हलचल आप देख रहे हैं, ये हलचल एक जीत है, एक बड़ी जीत है भारत की, एक भारत की कूटनीति की जीत है, केंद्र सरकार की जीत है, तमाम जांच एजेंसियों की ये जीत जो है वो मानी जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। लंबा समय लगा और इस पर भी सवाल उठते हैं, जिस तरीके से वहां पर तहुवर राना यूएस की जेल में बंद थे, जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही थी, ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि क्यों ना ऐसी रणनीति बनाई जाए, क्यों ना इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट्स हों कंट्रीज़ के बीच में जिसके चलते ऐसे जो मुख्य साजिशकर्ता होते हैं, ऐसे जो आतंकवादी होते हैं, उनको सज़ा मिलने में देरी ना हो। क्योंकि अभी भी डेविड कोलमैन हेडली जो कि मुख्य साजिशकर्ता था पूरे इस हादसे का, पूरे इस बम ब्लास्ट का, डेविड कोलमैन हेडली जो कि यहाँ पर साजिश रची, उसके बाद पहुंचा तहुवर राना के पास, तहुवर राना की मदद ली सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि भारत में बार बार आकर वो यहाँ पर रैकी कर सके तमाम ठिकानों की। अब देखिए ये एक वीडियो, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये एक पहला वीडियो 2009 पुराना वीडियो है, ये 2009 का मालूम पड़ता है और 2009 का ये वीडियो मालूम पड़ता है। और इसी के साथ इस वीडियो में आप देखिए ये हलचल, आप देखिए दूसरों को तकलीफ देकर खुद तिल तिल की ज़िंदगी ये जीते हैं, उसके बाद भी मंसूबे ऐसे इनके लगातार बनते रहते हैं और ऐसे आतंकवादियों को जल्द सज़ा मिले, इसके लिए विदेश नीतियों पर काम होना बेहद ज़रूरी है। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे खास मेहमान तेजावत जी का। तेजावत जी, इतने साल लगे हैं यहाँ पर वापसी में तहुवर राना की, डेविड कोलमैन हेडली जो कि मुख्य साजिश करता था वो तो अभी भी वहाँ यूएस की जेल में है, तो सोचिएगा ज़रा उसमें और कितना वक्त लग जाएगा। लगता नहीं आपको कि इस तरह की नीतियाँ कुछ बननी चाहिए देशों के बीच में, इस तरह के कुछ फैसले होने चाहिए, इस तरीके से कुछ बार्गेनिंग होनी चाहिए जिसके चलते ऐसे जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द दूसरे देश के जिस भी देश के दोषी होते हैं उनके हवाले कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा मिल सके और जो पीड़ित लोग हैं जो उन्होंने अपनों को खोया है उनको इंसाफ मिल सके। बिल्कुल सही कहा पिंकी जी, और आपने मुझे लगता है कि जो मुद्दा होना चाहिए उसे पकड़ा है कि आप इतने लंबे समय तक आप जस्टिस के लिए, न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतियां हमारी गड़बड़ थी और हमें ये देखना होगा कि हम राजनीतिक पक्ष या विरोध से ऊपर उठकर हम इस चीज पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि 2008 में सरकार कुछ और थी और 2024 में सरकार कुछ और है। आतंकवाद से संबंधित हमारी नीतियां निश्चित होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो हमारी जो न्यायपालिका है उसमें ऐसे व्यक्तियों का जो ट्रायल होना चाहिए वह विशिष्ट प्रकार से होना चाहिए। दूसरा हमारा यह है कि हमारी जो खासकर विधायिका है, पार्लियामेंट को इस संदर्भ में एक खास तरीके का जो पॉलिसी पेपर है वह जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई भी हालात होते हैं तो ऐसे में सरकार का रवैया क्या होगा। हमने कई बार ऐसा किया है कि जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने हमारे हवाई जहाज को अपहृत करके वो अफगानिस्तान में ले गए और हमने उनके जो मांगों को पूरा मानते हुए हमने उनको छोड़ भी दिया। तो हमें ऐसी नीति होनी चाहिए कि ऐसे समय पे हमें करना क्या चाहिए। पर पिंकी जी, बात जो महत्वपूर्ण ये है कि दरअसल होता क्या है कि 60-70 साल के समय में सारी चीजें बदली है, घरों की डिजाइन तक बदली है,
हमारा रहन-सहन बदला है, खाना बदला है, पर मतलब दुर्भाग्य से हमारी ब्यूरोक्रेसी या जो नौकरशाही है उसका स्वरूप ठीक वैसा ही है जो आज से कम से कम 100-200 साल पहले था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। केवल जो अंग्रेजों ने हमारे लिए जो निर्धारित कर दिया था नौकरशाही को, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तभी मुझे लगता है कि कुछ नई नीतियाँ उसमें काम कर पाएगी, क्योंकि उसमें जो सलाहकार जो है, उनका कई बार अध्ययन ठीक नहीं होता है और सही अध्ययन न होने के कारण उनकी अपनी व्यवस्थाएँ होती है या व्यवस्था का एक अंग होने के कारण वह बदलाव नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए सही नीतियाँ वो सुझा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ बननी चाहिए, खाली यह आतंकवाद का ही मसला नहीं है। मुझे लगता है ऐसी तमाम अर्थनीतियाँ और वो भी बदलना चाहिए। पर हम वापस प्रसंग की ओर लौटते हैं कि जिस प्रसंग पे हम चर्चा कर रहे थे, तो इतना लंबा इंतज़ार के बाद में भी उसको सलाखों के पीछे डालकर उसे फांसी के फंदे तक अगर हम सही समय तक पहुँचा सके, तो मुझे लगता है कि यह वर्तमान सरकार की उपलब्धि ही माना जाना चाहिए और इस उपलब्धि को लगातार जारी होना चाहिए। मुझे लगता है कि तभी यह देश के लिए ठीक होगा। बिल्कुल, बिल्कुल पिंकी जी। तेजावत जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तहुवर राणा को लाना बेहद बड़ी उपलब्धि है ये। वक़्त से पहले अगर इतने समय से पहले होता तो और भी ज़्यादा अधिक जो है कहीं न कहीं अभी तक चीज़ें सॉल्व हो चुकी होती और भी ज़्यादा जो है आगे प्रत्यर्पण हो चुके होते। लेकिन फ़िलहाल एक उम्मीद जगी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो डेविड कोलमैन हैडली, इसको लेकर आपको क्या लगता है? कितना वक़्त लगेगा वहाँ तक हाथ पहुँचने में? दरअसल उसको बहुत सारे जो जिस समय वह जहाँ पर हैं, जिस देश में हैं, वहाँ के बहुत सारे कानून उसे संरक्षण दे रहे हैं। पर एक बार अगर मुझे लगता है क्योंकि वहाँ की कार्यपालिका का न्यायपालिका में इतना दखल नहीं होता है, इसलिए उसको वहाँ से निकाल कर यहाँ लाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। पर अगर एक बार वहाँ की न्यायपालिका उसे भारत को सौंपने के लिए इजाज़त दे देती है, तो फिर मुझे लगता है कि आसान होगा। देखिए, तहव्वुर राणा के बारे में एक खास बात ये थी कि उसका जो केस तैयार किया गया था, वो बहुत ही कमज़ोर था और उसमें जो तर्क दिया गया था, वो बहुत ही पुराने तर्क दिए गए थे। उसमें तर्क दिया गया था कि पाकिस्तान का होने के कारण भारत में वह सुरक्षित नहीं है और उसे फांसी दे दी जाएगी। तो ये सारे जो तर्क हैं, वो न्यायपालिका के खिलाफ टिकते नहीं है। न्यायपालिका की नज़र में वो टिकते नहीं है जब तक कि क्योंकि ये केवल एक प्रेडिक्शन होता है। तो उसका केस थोड़ा-सा कमज़ोर तैयार था, पर हेडली के संदर्भ में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे ये है कि ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे खासकर जो न्यायवेत्ता है और उनको वहाँ के जो खासकर अमेरिकन न्यायवेत्ता हैं, उनके साथ एक खास तरीके का संयोग या साझा दृष्टि से उनको काम करके उन्हें वहाँ के न्यायपालिका से वहाँ मुक्त करा के उसको भारतीय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहिए। मुझे लगता है कि तभी भारतीय संदर्भों में उसकी जाँच ठीक से हो पाएगी और यह देखा जा पाएगा कि इसमें किन-किन देशों का हाथ था, उन देशों में किन-किन लोगों का हाथ था और उन देशों की कौन-कौन सी एजेंसीज़ का हाथ था। यह आने पे भारत मुझे लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर उन सब लोगों को कटघरे में खड़ा कर पाएगा और उन सारे सवालों का जवाब माँग पाएगा, जिसके कारण भारत को इतना दुःख देखना पड़ा है और भारत को इतने घाव मिले हैं, भारत की जनता को इतने घाव मिले हैं। पिंकी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तेजावत सर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान का एक बयान सामने आया, एक वीडियो जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता देखा जा रहा है। उसमें कहा गया है कि बीते 2 दशकों से राणा का पाकिस्तान से कोई भी वास्ता नहीं है। वह कनाडा का नागरिक है। तहुव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उसकी कनाडाई राष्ट्रीयता बहुत स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ये भूल रहा है कि तहुव्वुर राणा का पाकिस्तान के आर्मी में कितना मेन रोल था, पाकिस्तान में कितना अहम किरदार था। उसके बाद ही तो वो कनाडा गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 दशकों से उनका यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक जांच शुरू नहीं की है हमारी एजेंसियों ने, अभी तक उससे सवालात नहीं किए हैं। उससे पहले ही पाकिस्तान अगर इस तरीके की बातें कर रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर खास प्रकार का डर है। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है या नहीं है? पर प्रश्न यह है कि वह पाकिस्तान से उसका संबंध है और पाकिस्तान की एजेंसियों से उतना कितना संबंध है, वो कितना मिलता था, यह तो सब जाँच में ही पता चलेगा। और जाँच के बाद में जो हम पूछेंगे कोई सवालात, तो उसका जवाब देना मुझे लगता है कि ठीक है, पर इस तरीके की बयानबाज़ी से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पहले से ही डिनायल मोड में है और मुझे लगता है कि उसने इतिहास से सीखा नहीं है। इसके साथ में एक बात ये जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने खुद को और हमें युद्धों में नहीं फँसाया होता, तो यह दक्षिण एशिया आज दुनिया का
सबसे ताकतवर देश होता, यहाँ तक कि चीन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तो पाकिस्तान के जो खासकर लीडरान हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि उन्होंने लगातार भारत से 3-3, 4-4 लड़ाइयाँ लड़ी है। और एक बार लड़ाई लड़ने का मतलब ये ठीक है, होता है कि आप ठीक है। तेजावत जी आएंगे आपके पास। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें देखिएगा जरा। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। हलचल जिस तरीके से आज तेजी के साथ देखी जा रही है, ये हलचल जो कि पूरे 17 सालों के इंतजार के बाद आज देखी जा रही है, क्योंकि तौर राणा जो कि 26/11 का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, उसको आज भारत लेकर आए हैं। और इसी के साथ NIA कि जो गिरफ्तारी की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी। NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जिसको पूरी तरीके से 3 लेयर की सिक्योरिटी से घेरा हुआ है। परिंदा भी पर वहाँ नहीं मार सकता है। उसके बाद वहीं पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो मौजूद रहेगी, जो कि तौर राणा का वहाँ पर चेकअप किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ आगे सिलसिला शुरू होगा। अब चलिए पालम एयरपोर्ट का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारे सहयोगी जावेद लगातार बने हुए हैं। जावेद, पल पल का अपडेट आप दे रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। फिलहाल क्या कुछ वहाँ पर देखा जा रहा है? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि तौर राणा को भारत लाया जा चुका है और उसे एयरपोर्ट उसकी जो US की जो स्पेशल फ्लाइट थी जिससे तौर राणा को लाना था वो लैंड कर चुकी, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। अब कुछ ही देर में तौर राणा को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि वो NIA के दफ्तर पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली अभी तक, लेकिन अभी क्या उसे एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से या फिर पालम के इस गेट से निकाला जाएगा, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो जानकारी अभी तक ये मिल रही है कि तौर राणा भारत लाया जा चुका है, जो अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और अब जिस तरीके से तौर राणा को करीब 16 साल बाद 26/11 के आतंकी हमले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उस पर आरोप है, उसने किस तरीके से रैकी किया, कैसे अपने टारगेट रैकी को उसने कंप्लीट किया, किस तरीके से आतंकियों को लॉजिस्टिक और बाकी चीज़ें सपोर्ट की गई, समुद्र के रास्ते किस तरीके से आतंकी आए और उन्होंने यहाँ पर मुंबई के 3 से 4 लोकेशन पर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। उसमें से एक अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से जो खुलासा हुआ, उस खुलासे के बाद से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की किस तरह से नापाक इरादे भारत देश के लिए है और किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है वो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस वो और लश्कर तौयबा जो कि आतंकी संगठन, इसके अलावा हूती, किस तरीके से मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश को उन्होंने तैयार किया था, जिसमें लश्कर तौयबा के चीफ हाफिज सईद का मुख्य रोल है। इसके अलावा कुछ और बड़े आतंकी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान बेस हैं और जिस वक्त 26/11 आतंकी हमला हो रहा था उस वक्त वो पाकिस्तान के कराची और दूसरे शहरों के जो लश्कर तौयबा का जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ था वहाँ से इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे टेरर मॉड्यूल को वो देख रहे थे। GPS सिस्टम और बाकी लॉजिस्टिक सिस्टम को जो है सपोर्ट किया गया, डेवलप करके इन आतंकियों को सपोर्ट किया गया, जिसमें कई आतंकी जो हैं जो इस वक्त इंडिया के से पकड़ से बाहर हैं और किस तरीके से वो एजेंसी के रडार पर हैं। हालांकि इंडिया के वो एजेंसी के टॉप मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन इस वक्त उनका जो बेस है वो पाकिस्तान में है और उन पर यह आरोप है कि 10 आतंकियों जो भारत में दाखिल हुए थे उनको किस तरीके से जो है वहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए तौर राणा का जो साथी है जो हेडली, वो किस तरीके से जो आतंकी कैंप में उसने जाकर वहाँ पे कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग ली लश्कर तौयबा के और उसके बाद एक बार नहीं वो कई बार कैंप में गया। इसके अलावा वो लश्कर तौयबा के ही आदेश पर यानी कि ऑर्डर पर वो भारत भी आया और उसने कई जगह पर रैकी की। इस बात का खुलासा इस तरह से भी होता है कि दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़गंज इलाके में उसके पासपोर्ट की कॉपी मिली थी, जिसमें ये इससे साफ होता है कि जो डेविड कोलमैन हेडली है वो भारत आया था और वो यहाँ पर रुका भी था। और ये भी जानकारी एजेंसीज के पास है, एजेंसी ने अपने चार्जशीट में बिल्कुल जावेद इसी के साथ अगर बात की जाए, बिल्कुल जावेद इसी के साथ अगर बात की जाए, बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि SWAT कमांडो वाहन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुका है।
देखिए, तौर राना की सुरक्षा को लेकर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो स्वाट की टीम है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसको वहाँ पे तैनात किया गया, इसलिए कि अगर जैसे कि एनआईए के जो हेडक्वार्टर में इस वक्त मीटिंग चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कैच है भारत के लिए, भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए की एक बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा देश की सेंट्रल इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरीके से अमेरिका की अगर हम बात करें तो शिकागो टेररिज्म स्क्वाड जो टीम है, इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी, और साथ ही हम अगर बात करें एफबीआई की, तो कहीं ना कहीं लोगों की पूरी तरीके से एक सपोर्ट रहा है सेंट्रल एजेंसी